पे सेना काम ना करे तब तक कैसी सेना, समझते हो? इसलिए मांगने के लिए आया। अब से पहले मैं जितनी बार आया आपके बीच आपको समझाने के लिए या फिर किसी जुल्म जात के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आया, लेकिन सम्मानित साथियों, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, चुनाव होंगे, चुनाव में शक्तियां परिवर्तित होंगी। चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व है जो कमजोरों को ताकतवर बनाता है और ताकतवर को अगर जनता चाहे तो मिट्टी में मिला देता है। मैंने अब से पहले हमारे बहुत ही सम्मानित नेतागणों की बात सुनी। यहां हमारे जिले में आज हम मेहगांव की सभा में हैं, लेकिन इस जिले में हमारे 5 प्रत्याशी, इस मेहगांव पे भूपेंद्र कराड़ा जी, भिंड में बाबूराम जामोर जी, हमारी छोटी बहन, आगे आ जाओ 5, अनीता नागर जी, लाहौर हमारे प्रत्याशी हैं अभिलाटो कुशवाहा जी, अभिलाष कुशवाहा जी, और हमारी 5वीं प्रत्याशी है पूजा नरवटिया जी, जो आज हमारे बीच अभी मौजूद नहीं, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनके पति यहां हमारे बीच मौजूद। एक बार इन 5 की तरफ देखो, पहचानो, ये किसी धन्ना सेठ, किसी राजा महाराजे के बच्चे तो नहीं है। देखो, ये किसी उद्योगपति, किसी धन्ना सेठ, किसी माफिया के परिवार से तो नहीं है। और अगर देख लिया हो तो फिर मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। देख लिया आपने इनको? 47 भारत अंग्रेजों के अधीन था। हमारे क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों के संघर्ष की बदौलत 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। लेकिन ऐसी आजादी के बाद भी कई बार यहां आई, जब मैं अपनी बात रखूंगा आपको समझाऊंगा। 14 अगस्त को जिसकी जेब में जो पैसा था, जो जिसके पास जो जमीन थी, जिसके पास जो उद्योग था, जिसके पास जो शिक्षा थी, जिसके पास जो व्यवसाय था, 15 अगस्त को आजादी के बाद भी उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। सत्ता अंग्रेजों से ट्रांसफर होके और यहां जो उस समय के नेता आगे बढ़ रहे थे उनके हाथ में चली आई। 16 अगस्त को, 17 अगस्त को, 18 अगस्त को, 19 अगस्त को आपके हालात वही थी जो 14 अगस्त को थी। बस एक नाम आजादी आपके साथ जुड़ गया था कि आप अंग्रेजों से आजाद हो गए। भारत के कमजोर किसान, नौजवान, मजदूर और देश की तमाम महिलाओं को अगर भारत में वास्तविक आजादी मिली तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ। और वो संविधान ये कहता है कि देश के हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार है, स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार है, पढ़ने का, आगे बढ़ने का और तरक्की करने का अधिकार है, और इस देश के तरक्की में सहयोग करने का अधिकार। राजशाही में ऐसा नहीं था। जब हम लोगों के अधीन थे, जब अंग्रेजों से पहले हम मुगलों के अधीन थे, मुगलों से पहले हुन, शक, यवन और तमाम लोगों के हम लोग अधीन थे, राजशाही थी, तो राजा का जैसा आदेश आया था हम लोगों को मानना पड़ता था। राजा के दूत आके जो कह देते थे उसके पहरेदार वो हमें मानना पड़ता था। किसानों पे जो लगान राजा ने लगा दिया लोगों को मानना पड़ता था, कोई विरोध नहीं कर सकता था। एक लाठी से पूरा गांव डर जाता था, एक पुलिस के आवाज से पूरा का पूरा गांव उनके आदेश पे काम करने लग जाता था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान आया तो इस देश में समानता आई कि चाहे राष्ट्रपति या किसान की संतान, सबको मिलेगा स्वाभिमान सम्मान। ये एक नई नीति जो है इस भारत में लागू हुई। और जैसा मैंने कहा, राजतंत्र में आप मजबूर थे कि जो भी आदेश राजा का होता था आपको मानना पड़ता था, लेकिन लोकतंत्र में आप मजबूर नहीं हो। लोकतंत्र में आप मजबूत हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वोट का अधिकार दिलाने के साथ कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है,
आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और आज आप तय करते हैं कि राजा कौन बनेगा, ताकतवर कौन होगा, विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, सरपंच कौन होगा, मेयर कौन होगा, महापौर कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, जिला परिषद का, जिला पंचायत का मेंबर कौन होगा। ये जनता के पास ताकत है। मैं सुन रहा था, मैंने कई जख्म भी सुने। भाई दशरथ जी बोले, हमारी बहन अनीता बोली, हमारे बाबूलाल जी बोले, हमारे भूपेंद्र भाई बोले, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे नेता रविंद्र कुमार भाटी जी बोले, और मुझसे पहले दिनेश जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, राहुल वाल्मीकि जी और यहाँ की पूरी टीम, वो सब लोग अपनी अपनी बात आपसे रख रहे होंगे। ये सच है कि लोकतंत्र आया और लोकतंत्र की शक्ति आपके हाथ में आई, लेकिन जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया, उनको तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कोई कहता था कि वोट का अधिकार उनको मिले जो धन्ना से, कोई कहता था वोट का अधिकार उनको मिले जो लगान देते थे, कोई कहता उनको मिले जो बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई कहता उनको मिले जो उद्योगपति हैं, कोई कहता उनको मिले जो राजा महाराजा हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर वास्तविकता में भारत में लोकतंत्र लाना चाहते हो तो हर बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार देना पड़ेगा। सबको सहमत किया, तब मिला बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों कुर्बानियों से आपका वोट का अधिकार। और आज उस वोट के अधिकार को अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने अपने व्यक्ति को दी जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो वो ताकतवर होगा और आपकी समस्याओं का इलाज होगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर आपने दुश्मन को दे दिया कहीं गलती से, थोड़े मोटे लालच में आके, उसकी बातों में आके, किसी छूट में आके, तो आपका इलाज होगा और आपका इलाज हो भी रहा है। आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा को वोट देते, ये सोच के वोट देते हो कि 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार में आप पिटे तो इनसे बचने को आप भाजपा को वोट दे दो, और 5 साल भाजपा की सरकार रही, अगर आप इनसे पिटे तो कांग्रेस को वोट दे दो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 अप्रैल 2018 को मेरे समाज के लोग निकले थे सड़कों पे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। आज मुझे बताओ, ये कांग्रेस भाजपा में से कौन सा नेता आपके साथ खड़ा था, लाठियां खाया था, जेल गया था? आप अपने मन से पूछ के बताओ, क्या इनका रिश्ता आपसे सिर्फ वोट का ही है? आपने देखा नहीं, आपने भाजपा को हराने के लिए, भाजपा के लिए जो लाठियां आपकी पीठ पे डाली, उनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन 1.5 साल में कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी को तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। विधायकों की रक्षा नहीं कर पाई, वो आपकी रक्षा कर लेगी क्या? बताओ। जो अपने ताकतवर, देखो उनके लोग झूठे थे, उनके लोग लालची थे, वो लोग भागे, जनता नहीं भागी। जनता ने तो तय किया था कि भाजपा की का ढक्कन बंद करना, और आपने करके भी दिखाया। लेकिन मुझे बताओ मेरे लोगों, वो अपने स्वार्थ में चले गए, इससे आपको क्या मिला? कुछ मिला? और आप उनसे उम्मीद क्यों करते हो कि वो आपको कुछ देंगे? अगर वो इतने अच्छे होते, आप ये सोचो और इतिहास को याद करो, वो इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करने पड़ते। अगर वो इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनानी पड़ती, बाबा साहब अम्बेडकर को घर घर जाके लोगों को जागरूक करना पड़ता। और वो इतने अच्छे थे तो भारतीय संविधान से पहले उन्होंने हमारे अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? मेरे लोगों अपने मन से पूछ के देख। जो जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और अधिकार विहीन रहे आप लोग। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको घूमने की आजादी नहीं थी, आपको खेती किसानी करने की आजादी नहीं थी, आपको विदेश जाने की आजादी नहीं थी, आपको मकान बनाने की आजादी नहीं थी, आपको उद्योग धंधे करने की आजादी नहीं थी। आपके बीच से एक आदमी खड़ा हुआ जिनको हम बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में जानते हैं। उनसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज, जो कुर्मी कुल के थे, कुर्मी, गुर्जर, मराठा एक ही कुल है पूरा। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की। उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनको गुरु माना, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, उन्होंने और उनकी पत्नी ने तमाम तरह के अपमान सहे और हमें हमारे पैरों पे खड़ा करने के लिए 18 स्कूल खोले। मेरे लोगों, जब मैं आया, मुझे यहाँ के हमारे नौजवान भी मिले। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ और अपने दिल पे हाथ रख के गवाही देना। आप 12 फरवरी को जुटे थे मेरे साथ भोपाल में,
और हमने अपना मांग पत्र सौंपा था सरकार को। आपके पास लाखों की भीड़ थी, लेकिन वोट की शक्ति उस समय नहीं थी, चुनाव नहीं था। आपके पास एमपी एमएलए नहीं थे, उन्होंने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आपको समझ आया कि लाखों की भीड़ भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सोचो आपके 10 एमएलए यहां होते तो मैं इस सरकार के गले में हाथ डाल के आपके सारे काम करवा देता। अभी मुझे हमारे लोग मिले, कह रहे भैया मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आप मुझे जवाब देना, मेरे लोगों, जो मिशन का काम करते हैं वो मान सम्मान की परवाह करते हैं क्या? आप मुझे अपने मन से बताओ, कोई ऐसा महापुरुष बताओ जिसने अपमान ना सहा और अपमान सह के इस लड़ाई को ना लड़ाओ। एक बताओ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने अपमान नहीं सहा? तमाम तरह की प्रतिभा होने के बावजूद भी अपमान सहते रहे, आरोप प्रत्यारोप सहते रहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहे थे, लोग कहते हैं अंग्रेजों का एजेंट है। जब मान्यवर काशीराम साहब क्लास वन के अफसर अपनी नौकरी छोड़कर इस काम को कर रहे थे, तो लोग उन्हें, कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं सीआईए के एजेंट है। और आज अगर आप काम कर रहे हो तो आपके बीच में ही कुछ बिकाऊ टाइप के लोग हैं, आपको भटकाने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने दिल में हाथ रख के जवाब दो। आपकी तरफ जब जब अन्याय की आवाज उठी है, आपके साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को छोड़ के कौन खड़ा था? अपने दिल से जवाब देके बताओ, कोई था क्या? आपसे चुनावी रिश्ते रखने वाले लोग आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे और कहेंगे ये आपकी जाति के नेता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे बहुजन समाज के लोग यहां बैठे हैं, जब आपके गुर्जर समाज में 25 तारीख को अन्याय हुआ, उसके बाद एक नेता बताओ कांग्रेस बीजेपी का जो आपके पक्ष में खड़ा होकर लड़ने का काम किया, जिसने आप बताओ। आप ये समझते हो जाति से नेता होता है? नहीं, वो सिर्फ अपनी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आपके समाज के सिपाही नहीं है। उनको अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहना है, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं। जो समाज के लिए समर्पित है वो यहाँ बैठे हैं। मैं मानता हूँ रविंद्र भाटी को कि वो हॉस्पिटल में थे, मुझसे कहा कि नहीं चलेंगे अध्यक्ष जी, जान चली जाए, लेकिन समाज के मान सम्मान की लड़ाई 12 फरवरी को चलेंगे। ये 12 फरवरी नहीं, कौन सितंबर क्या था? अक्टूबर को। और मैं कह रहा हूं कि मर जाओगे, भाटी कह रहे नहीं मरूंगा जीऊं, लेकिन मरूंगा भी अपनों के बीच और जीऊंगा भी अपनों के बीच। अध्यक्ष जी चलेंगे। भूपेंद्र कराना आम आदमी पार्टी में थे, मैंने इनसे पूछा क्यों भाई तुम्हारे समाज के लोगों की खाल उतारी जा रही है, तुम आम आदमी पार्टी का झंडा उठा अपने नेता कहो बोले। जब इन्होंने कहा बोलो तो उन्होंने कहा तुम जातिवादी हो, तुम गुजरों की बात कर रहे हो, निकलो हमारी पार्टी से। 1 सेकंड नहीं लगाई, भूपेंद्र ने कहा ये रखिए आपकी पार्टी, अगर मेरे समाज की बात आएगी और मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ता कमजोर वर्गों की, ऐसी पार्टी का कोई मतलब नहीं, मैं पार्टी को ठोकर मारता। हमारे लोगों को भले मैं समझता हूं उनके मन में होगा कि मैंने भूपेंद्र को यहां क्यों मौका दिया, उसका कारण मान्यवर काशीराम साहब कहते थे जिनका नेता नहीं होता उनका कुछ नहीं होता, जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं मानता हूं कि भूपेंद्र यहाँ मजबूत है, आपकी आवाज बनेगा, आपके सामने खड़े होगा, कल आपकी तरफ कोई जुल्म होगा ये सीना तान के खड़ा होगा अपने भाइयों की रक्षा के लिए, इसलिए मैंने भूपेंद्र को मौका दिया। यहां हमने 100 से ज्यादा प्रत्याशी लड़ाए और उन 100 में से 70 प्रत्याशी हमने अपनी पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं को लड़ाया। 10-20 लोग ऐसे भी चाहिए जो इस समाज की पहरेदारी कर सके और इस समाज में एकता बना सके। हम एकजुट हुए बगैर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप राम खिलाड़ी जी को भूल गए हो क्या बताओ? एक समय था राम खिलाड़ी जी का नाम था और राम खिलाड़ी जी हर कमजोर के आवाज थे, लेकिन उस राम खिलाड़ी को क्या मिला आपके आवाज आपकी लड़ाई लड़ने पे? उनकी हत्या की गई और हत्यारे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और दशरथ भाई यहाँ बैठे अभी मुझसे कह रहे थे पता नहीं भाई कौन सी गोली मुझे कहां से आके लगेगी। मैंने कहा दशरथ याद रखना ये धरती लाल हो जाएगी अगर तुम्हारी तरफ आंख उठी है, तुम्हारे भाई का वचन है, इस बात को याद रखना। ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है। यहाँ इस सभा में मेरे वो भी साथी बैठे हैं जो इस लड़ाई को 25 सितंबर वाली को लड़े और मैं उनको देख रहा हूं, वो छिपे छिपे बैठे हैं। उनके घर में बुलडोजर ले जा खड़ा किया गया, उन पे 5-5 हजार का इनाम रखा गया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और आप ये देखो अपराध सिर्फ ये है कि वो अपने समाज को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे लोगों मेरी बात पे गौर करो, ये लोकतंत्र में मौका मेरे नौजवान साथियों 5 साल में दोबारा तुम्हें 5 साल बाद मिलेगा, तुम तय करो। अगर तुम चूक गए
गलती कर दी तुमने, पहले भी वोट दिए है। ये बहन बेटी हमारा सम्मान, यहाँ बैठे मैं इनका धन्यवाद करूंगा माओ बहनों का। लेकिन आप ये सोचो, अगर इस देश में बहन बेटियों का अपमान होता है, जुल्म जाती होती है, इसके जिम्मेदार हम लोग। हम नालायक लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को वोट देकर ताकत देते हैं, वो लोग अपने चंद पैसों में अपने जमीन को बेच देते हैं। अगर यहाँ वास्तविकता में आपके बीच के लोग आगे बढ़ेंगे तो आप बताओ, डीएम-एसएसपी किसका होता है? मुझे बताओ। डीएम-एसएसपी उसका होता है, इसकी सरकार होती। अगर यहाँ आपका आदमी ताकतवर होगा तो क्या कोई डीएम-एसएसपी आपके लोगों की हत्या करवा देगा या आपके लोगों की हत्या में शामिल व्यक्ति को बचा लेगा? क्या किसी बहन बेटी का अपमान होगा? देश को इतिहास को पढ़ो, 50,000 महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है। आपकी बच्चियां, वो बच्चियां सोचते हो कभी तो हमारे लोग खड़े होंगे, कभी तो हमारे लोग हमारी पीड़ा को देखेंगे। ये उम्मीद करते हो कोई तो मसीहा जन्मेगा। कोई मसीहा वापस नहीं आएगा। आपको अपने पैरों पे इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। एक तरफ 15 दिन के लिए, 15 दिन भी नहीं बचे, 10-11 दिन है। एक तरफ 10-11 दिन के लिए लोग शराब, मिठाई, पैसे लेके, कपड़े लेके आपके बीच आएंगे, आपको कहेंगे बेच दो। मैं ये पूछना चाहता हूं, माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। क्या हम लोग बेचने वाले लोग हैं? अगर बेचने वाले लोग हो तो फिर मुझसे, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। और स्वाभिमानी लोग हो तो आपसे कहूंगा कि आज के बाद घर सोना मत जाके मेरे लोगों, जितने फोन हो, दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको कहना कि बहुत हुआ, हमें सबको देखते हुए इस बार हमें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को मौका देना है और एक-एक वोट केतली के चुनाव निशान पर डाल के देखो। आज आपका दल छोटा है, आज आपके लोग मजाक बनाएंगे और कोई मानेगा भी नहीं कि आपका दल आगे बढ़ेगा। लेकिन आप ये सोचो, जब आप कोई पौधा लगाते हो, छोटा ही तो होता है। पेड़ लगाया आपने, पेड़ लगाया है, बताओ इतना बड़ा पेड़ लगता है, छोटा सा पेड़ लगता है, बताओ। लेकिन अगर आप उसकी सही समय पर रखवाली करो, देखभाल करो, खाद पानी दो, प्राकृतिक आपदा से बचाओ, तो वही 10 साल में इस लायक हो जाता है, नहीं हो जाता है कि आपको फल भी दे और आपको छांव भी दे? बताओ, होता है नहीं होता है? आज आपका दल छोटा है, घबराओ मत। हम घबराने वालों में से है ही नहीं। आज से 100 साल पहले हमें पानी पीने की आजादी नहीं थी, हम कहां से कहां तक आए, याद करो मेरे लोगों। और देखो, देश आजाद हुआ 1947 में, और जिनको क्रिमिनल टाइप कहा गया उनको आजादी मिली 1952 में। अपना इतिहास जानो, पढ़ो लिखो, समझ आएगा तुम्हें। तुमने मुझे तलवार भेंट की, मैं बाबूजी का धन्यवाद करता हूं। आप बताओ, इस तलवार से मैं कौन सी लड़ाई जीत सकता हूं? बताओ। राजतंत्र में युद्ध होते थे, राजा महाराजा दोनों तरफ से लड़ते थे, सेना जाती थी, हाथी घोड़ों पे युद्ध होते थे, बंदूकें तलवारें चलती थी, तोप चलती थी, और तलवार के दम पे राज दिया जाता था। आज के राजतंत्र, लोकतंत्र है। इस तलवार से ज्यादा तुम मेरे कैसे अंगूठा दबा देना, फिर देखना तुम्हारी तरफ उठने वाली हर एक आंख को उसी दिन जवाब मिल जाएगा कि आज के बाद ये कष्ट समाज अन्याय अत्याचार नहीं सहे। देखो, मैं तुमसे कलम की ताकत मांग रहा हूं, तलवार की ताकत नहीं मांग रहा हूं। एक तरफ ये है, एक तरफ ये। आप तय करो कि मुझे कौन सी ताकत देना चाहते। अगर तुमने ये ताकत मुझे दी और इतनी ताकत दे दी कि ये कलम मेरे हाथ से चल जाए, तो मैं लिख के देता हूं, विरोधियों के 20-20 एमएलए और हमारा 1 एमएलए अगर भारी नहीं पड़ा, तब आप मुझे बताना। जिस दिन इस कलम में ताकत होगी, आपको रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। जिस दिन इस कलम में ताकत होगी, हमारी माँ बहनों को अपने घर चलाने के लिए उधार पैसा नहीं लेना पड़ेगा किसी को। हमारी बच्चों को पढ़ने के लिए जमीन नहीं रखनी पड़ेगी उनके माता पिता गिरवी। उनकी शादियों के लिए किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। हमारे नौजवान भाइयों को पढ़ने के लिए कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। जिस दिन हम पे ताकत होगी, सबको सस्ती शिक्षा, बेहतर से बेहतर, जैसे विदेशों में मिलती है, सबको सस्ती शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा हथियार है, इस हथियार से आगे बढ़ना है। सबके गरीबों के लिए अच्छे से अच्छा इलाज बहुत कम पैसों में, जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन, और अपने आपके बीच के बेटों को जो अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे रोजगार पाके, उनको अधिकारी कर्मचारी बना के बिठा के उनके जरिए आपके लिए नीतियां बना के आपको आपके पैरों पे खड़ा करना है। ये लड़ाई है बस।
दुश्मन नहीं चाहता कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। वो हर साल आपको कहेंगे इनको रोक दो, उनको रोक दो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी को रोकने के लिए पैदा हुए हो? लोकतंत्र क्या किसी को हराने के लिए है? लोकतंत्र तो जीतने और जिताने के लिए है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आपके काम आएगी। ये मुझे जब ये कह रहे थे ना, मैंने सुना। एक पुजारी जी के, पंडित जी के 2 बेटे थे। गौर करना जरा, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। नौजवान बहुत गौर करें, आज तुम्हारी कहानी यहीं बैठेगी तुम्हारी विधानसभा में, ठीक है? तो राम बहुत सीधे थे, लोगों की सेवा करते, मदद करते, लोगों के काम आते। और श्याम बड़े झगड़ालू किस्म के थे। श्याम का काम था हर गरीब कमजोर को सताना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी जमीन कब्जा लेना, उनको परेशान करना। अब जब भी श्याम कोई मुसीबत खड़ी करता, राम आके उनको रोकता, भाई ऐसा मत करो। ये लंबे समय चलता रहा। एक समय आया 5 साल बाद चुनाव, तो राम भी चुनाव में खड़े हो गए, श्याम भी चुनाव में खड़े हो गए, और लोगों ने श्याम से बचने को राम को वोट दे दिया। अब देखो, कहानी का सार ये है कि राम जीत गए, राम भी खुश, श्याम भी खुश और पंडित जी भी खुश। समझे? राम भी खुश। अब ये बताओ, राम श्याम को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? राम श्याम का कोई बुरा कर सकते हैं क्या? राम श्याम को जेल भिजवा सकते हैं क्या? तो मैंने आपको बताया कि आपने श्याम से बचने के लिए राम को ताकत दे दी। घर एक ही है दोनों का, समझ रहे हो? राम भी खुश, श्याम भी खुश और पंडित जी। अब आप ये तय कर लो कि इस लोकतंत्र में आप उनको खुश रखना चाहते हो या आप खुद को खुश रखना चाहते हो? आप उनको हराने के लिए उनको वोट दोगे, इससे आपके हिस्से में क्या आएगा मेरे लोगों, ये बताओ। कल उनके दरवाजे पर जाओगे, वो गेट बंद करके कहेंगे नेताजी यहां है नहीं। ऐसे लोगों को ताकत देना चाहते हो? बहुत बेवकूफ बना लिया। सदियां बीत गई और आजादी के भी 70 साल बीत गए। कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, देश में चोरी है, लूटमारी है, सारी पुलिस यहां है, सारी इंटेलिजेंस यहां है, सारी एजेंसियां हैं, फिर लूटपाट भ्रष्टाचारी कैसे हो रही है? सारे सब कुछ साधन आपके पास है, फिर रेप हत्याएं क्यों हो रही है? क्या आप पे जवाब है कि भाई इंदल गुर्जर की जो हत्या, उसका जवाब आपके पास है? जब सारी पुलिस, सारी एजेंसियां हैं, तो इंदल गुर्जर की हत्या क्यों हुई? जवाब दो मेरे लोग। आप पे जवाब है? आपके आवाज उठाने के लिए मैंने कमल नागर को हिम्मत दी। वो आपके बीच का बच्चा आपकी लड़ाई लड़ता था, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। क्या आप पे जवाब है कि उसको जो जेल में काली रातें काटनी पड़ी, इसका जवाब कौन देगा? क्या आप पे हिम्मत है जवाब देने की? आज उसकी पत्नी हमारे बीच बैठी है, मैं बिटिया से कहूंगा यहाँ, मैं नहीं जानता कि उसके पास तुम्हें देने के लिए, उसके पास पर्चा भरने के लिए पैसे थे या नहीं थे, लेकिन मैंने उससे कहा कि बिटिया हिम्मत दिखाओ, आज नहीं तो कल गरीबों को खड़े होना है अपने पैरों पे, किसी के भरोसे मत रहो। तुम कमल की पत्नी हो, आगे बढ़ो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। मैंने इस उम्मीद से इसको अवसर दिया। आप बताओ, इसका साथ मिलना चाहिए आपको, नहीं मिलना चाहिए? बताओ। अगर अमीर इतने अच्छे होते और वो गरीबों का साथ देते तो कोई गरीब रहता क्या? मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने देखा अमीर रिश्तेदार भी नहीं बताते गरीब को। हमारे यहाँ भी कुछ अमीर है, कहते हैं कि वो तो छोटा सा है, हम नहीं जानते उसको कौन है। देखा आपने? वो कहते हैं छोटे मोटे लोगों को ही हम लोग जानते हैं। अब मैं कहूं क्या, मेरा सारा समाज इस हालात में। खाने को अच्छा खाना नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, अच्छे मकान नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी सुख सुविधा